हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ बेसिक टर्म्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अच्छा, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक होती है, मतलब कंडक्टेंस दो तरह की होती है। एक तो मेटल रॉड, मेटेलिक कंडक्टर, और एक आयंस में, ठीक है, पानी के थ्रू, पानी के अंदर सॉल्ट डाल दिया उनके थ्रू। तो दो तरह के टाइप ऑफ कंडक्टर्स की बात करें तो दो तरह के होते हैं। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर्स, क्या होता है, एक मेटेलिक कंडक्टर होता है और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है। अच्छा, इसमें जो होता है मेटेलिक कंडक्टर की अगर बात की जाए तो करंट कैसे फ्लो होता है। इसमें करंट फ्लो, मेटल के अंदर कोई भी मेटल रॉड है उसके अंदर करंट कैसे फ्लो होगा। करंट जो है आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। करंट जो है आप लोगों की किस वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। कोई मेटल रॉड है, ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बात ध्यान रखना कि करंट जो है किस वजह से फ्लो होता है। आप लोगों की बुक में ये ना पॉइंट्स पैराग्राफ में दे रखे, मैं आप लोगों को डिफरेंस के बेसिस पे करा रहा हूँ। कुछ जो कॉमन है, जो सेपरेट है, उनको अलग से करवा देंगे। लेकिन फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें किस वजह से फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में अपन ने पढ़ा है आयंस की वजह से, तो इसमें आ जाएगा फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू आयनिक, ड्यू टू आयंस, पहली बात क्लियर है, पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं, मेटल रॉड वैसे की वैसे रहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तरफ कैथोड था, एक तरफ एनोड था, एक रॉड धीरे धीरे मोटी हो गई, एक रॉड धीरे धीरे पतली हो गई, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। इसमें सिर्फ सिंपली करंट फ्लो हो रहा है, जैसे अपने वायर में थोड़ी ये सारा वायर एक तरफ जाके डिपॉजिट हो गया, तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें जो होता है सेकंड पॉइंट, नो केमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें कोई केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता, कोई टूट रहा है, कोई बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नो केमिकल डिकम्पोजिशन, कि किसी भी तरह का डिकम्पोजिशन, नो केमिकल डिकम्पोजिशन ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, किसी भी तरह का डिकम्पोजिशन नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिपॉजिट होता है, तो इसमें आ जाएगा केमिकल डिकम्पोजिशन। क्या हो जाएगा, केमिकल डिकम्पोजिशन ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, नोट कर लो, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रोलाइटिक के क्या क्या वो प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे होता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ये वाला पार्ट पूछा गया एक बार, इसलिए मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो, पंखा गर्म हो जाता है, अपन बोलते हैं पंखा गर्म हो रहा है बहुत देर तक, अब कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो रेजिस्टेंस जनरेट कर रहे हैं वो टकरा रहे हैं, हिट हो रहे हैं, बार बार हिट हो रहे हैं, तो हीट प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या और उससे टकरा रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा वो रोकने की कोशिश करेगा। तो लिख लेना, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है बताएंगे। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सॉरी, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस करता जाएगा, इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा, भाई रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। भाई एक रॉड है, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब इसमें पार्टिकल्स, रोकने वाले पार्टिकल्स ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे टकराएगा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है उतनी ज़्यादा आप लोगों की क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सा पढ़ना, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है उतनी ज़्यादा आप लोग क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस डिक्रीजेज और इंक्रीजिंग टेम्परेचर,
रेजिस्टेंस, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस फटाफट मूव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नोट कर लो, ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, नोट किया। ठीक है, आयनिक के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और हैं, टेम्परेचर वाला हो गया, कंसंट्रेशन। अब देखो आयनिक के अंदर कुछ पॉइंट और हैं, ये तो लिख ही सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा जो है कि आयनिक कंडक्टेंस किस किस पे, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, इतना ही लिखो अभी इसके अंदर, फिर बताते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की बात की जा रही है, तो आगे डिटेल में बात की जाए। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो पार्टिकल्स उसको रोक रहे हैं, जो जनरल टर्म्स। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, उनकी बात कर लेते हैं। अब देखो ये ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस और इसकी कंडक्टेंस की बात करें। रेजिस्टेंस जो होता है, ये आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस का आर से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट जो होती है ओम होती है, ओम होती है। इसको, इस सिंबल को बोलते हैं रेजिस्टेंस को, इस तरीके से ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कंडक्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सी फॉर कंडक्टेंस, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कंडक्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी ज्यादा कंडक्टेंस उतना कम रेजिस्टेंस। मैं जितनी ज्यादा मैं दौड़ पा रहा हूं उतना कम मैं रुक पा रहा हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब रोकना, कंडक्टेंस मतलब चलते जाना, वो सीधा सा फंडा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस का उल्टा। या फिर कंडक्टेंस की बात कर ले, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बस इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम का उल्टा, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, या एक और चल रही मार्केट में मोह, ओम का उल्टा हो जाता है मोह। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस पूछता है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस पूछता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इनकी यूनिट का बहुत ध्यान रखना बच्चों, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बुक में ये डेफिनेशंस आप लोगों को सिर्फ समझनी है, कैसे रिलेट करनी है वो मैं आपको सिखा ही रहा हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे की बात की जाए, अच्छा रेजिस्टेंस जो होता है, देखो रेजिस्टेंस क्या देखा गया, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी जनरल वायर की बात करें, ठीक है, वायर की बात करें तो जितना, देखो समझने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल सही नहीं है लेकिन समझ में इसे आएगा, जितना ज्यादा लंबी लेंथ उतना ज्यादा आपको ट्रेवल करना है, जितना ज्यादा लंबी लेंथ में वायर में इलेक्ट्रॉन कैसे भी फ्लो हो रहे हैं, लेकिन अभी तुम समझो कि वायर के रिस्पेक्ट में बात करो, जितनी ज्यादा लंबी लेंथ उतना ज्यादा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। छोटे डिस्टेंस में वही प्रॉब्लम सॉल्व, कम रेजिस्टेंस। अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया, एक वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, एक इतना बड़ा वायर, एक छोटा सा वायर है, दोनों में इक्वल करंट फ्लो हो रहा है, ज्यादा बड़ा एरिया, ठीक है, कम रेजिस्टेंस, छोटा एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस। एक पैसेज जो इतना छोटा है तुम्हारे लिए निकलना मुश्किल, एक पैसेज जो इतना बड़ा है निकलना आसान, ठीक है। अच्छा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते तो बोलते हैं इसे रेजिस्टिविटी, इस सिंबल को बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो एल बाय रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनल का साइन आएंगे तो बोल देंगे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नोट कर लो, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो बोलते हैं।
ठीक है। अब देखो अगर बात की जाए L/A की, तो L/A को मैं बोलता हूँ सेल कांस्टेंट। L/A को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। देखो सेल कांस्टेंट कैसे, आप लोगों के इस तरीके से मैंने एक सेल बनाया, 2 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एक मेरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये मेरा दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको बोल देंगे A, ठीक है। और इन दोनों के बीच में करंट, इन दोनों के बीच में तो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो L/A किसी के लिए भी सेल के लिए, अब मैंने इसमें अलग अलग लिक्विड डाला, पहले डाला कॉपर सल्फेट, फिर मैंने डाला ZnSO4, तो अलग अलग लिक्विड के लिए वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, लेकिन A और L तो है हमेशा। भाई 2 इलेक्ट्रोड मैंने ऐसे लगा दिए, एक सेल का मैंने इतना बड़ा साइज डिसाइड कर दिया, तो वो उतना ही रहने वाला है। कभी भी उसके अंदर का लिक्विड बदल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने एक जग है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं, कभी वाटर डाल सकते हैं, कभी मिल्क डाल सकते हैं, कभी पेट्रोल डाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उसका जो साइज है 1 लीटर का, वो थोड़ी बदल सकते हैं। तो ये किसी भी सेल के रिस्पेक्ट में से बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं रो इज इक्वल्स टू L/A, ठीक है। अब देखो मैं कर रहा हूं रो इज इक्वल्स टू, उधर लेके जाए, रो इज इक्वल्स टू आप लोगों के हो जाएगा R इंटू A/L, R इज इक्वल्स टू A/L। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा एक चीज और, कि अगर L जो है 1 है और A इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो R किसके बराबर हो जाएगा? रो के बराबर हो जाएगा। तो अगर डेफिनेशन की बात करें कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है, तो जो रेजिस्टेंस जनरेट हुआ वो उसकी क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी हो जाएगी। अभी इतना ही समझ लो, जब A और L की वैल्यू 1 है तो ये इसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस इसके बराबर हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के बराबर हो गया। नोट कर लो, नोट किया? अच्छा A इंटू L को वॉल्यूम नहीं बोल सकते भाई, मानता हूँ डिवाइड में, लेकिन देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई अपन कैसे निकालते हैं? LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ बोल दूं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इस रूम की सपोज इतनी है और मुझे उसकी हाइट पता है, तो क्या कर देंगे? L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। वैसे ही है, एरिया पता है, लेंथ पता है, वॉल्यूम निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। L इंटू भाई एरिया इज L इंटू बी। अभी लेंथ को, इसको लेंथ बोल दो, हाइट बोल दो, एक ही बात है। तो तुम्हारे इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जब A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और L की वैल्यू जो है आप लोगों के 1 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। नोट कर लो, नोट कर लो। 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 1 ml भी लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 1 ml। नोट कर लो ये वाली बात। अब रो की डेफिनेशन लिख लो, देखो समझने के लिए। ये आप लोगों को क्या समझ में आया? L क्या होता है, A क्या होता है, जो भी होता है, ठीक है। अब अपन दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जाए, क्या? एक डेफिनेशन लिख लो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की। अब समझने में कैसे आएगा? रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सॉल्यूशन। कि कोई भी इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, 1 ml मतलब भाई अपना 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया? 1 ml के बराबर, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? और देखो ये कब बराबर होंगे? जब, अब मैं बोल रहा हूं कि 1 ml में कितना रेजिस्टेंस है, वो उसकी रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। भाई इसमें बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन 1 ml के अंदर किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में लिक्विड लिया तो उसके अंदर 1 ml के अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस था। तो 1 ml के अंदर कितना रेजिस्टेंस होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आप लोगों के
रजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। एक ml के अंदर कितना रेजिस्टेंस होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, रजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। नोट कर लो, रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है, एक ml के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ये सब चीजें आप लोगों को लिखनी है, अच्छे से लिखो, कोई डाउट है पूछो। ठीक है, लिखा, समझ में आया। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ 1 बाय ऑफ कंडक्टेंस, पहली इंपॉर्टेंट बात। फिर कंडक्टेंस क्या होता है, 1 बाय रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर अपने सिंबल हटाया, रो आ गया। एल और ए की वैल्यू अगर ये है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, ए और एल को, भाई ए बाय एल नहीं, अपन ए और एल की वैल्यू देख रहे हैं, यूनिट लगाते वक्त वो वाला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं नॉर्मल तरीके से बात करूं तो ये कितना, किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम लिया तो आप लोगों की नई डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml, यहाँ से आया 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 ml को। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीजें बहुत अच्छे से, नई टर्म्स है, अच्छे से समझना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एक ml के अंदर कितना रेजिस्टेंस है। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करें तो देखो रो की यूनिट, देखो रो की क्या होगी, रेजिस्टेंस का होता है, ओम होता है। और देखो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या बचा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, क्या बचा, रो इज इक्वल टू, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ ठीक है, तो हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, खत्म। फिर आर की कुछ और निकालेंगे, लेकिन इस तरीके से किसी की भी यूनिट निकाल सकते हो। भाई आर की तुम्हें पता है, इसकी तो मुझे पता नहीं है, ए और एल मुझे पता है, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया रेजिस्टिविटी। अब देखो इसे रब कर दूं, ओके। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी, क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखो एग्जाम में इनकी डेफिनेशंस बहुत कम चांस है, डायरेक्ट फॉर्मूले दे रखे हैं, हम लोग की बुक में बड़े बड़े पैराग्राफ दे रखे हैं। कपा जो होता है, अच्छा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिंबल को बोलते हैं कापा, कई बुक्स में से कपा या कापा। इसको बनाने के तरीके, एक तो ये वाला तरीका है और एक ये तरीका चलता है ऐसे करके, तो दोनों में से जो तुम्हें समझ में आए, ये ज़्यादा पॉपुलर है, ये इस्तेमाल करना, कापा, ये सिंबल लिख लेना। कपा क्या होता है, वो रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। कपा क्या होता है, रजिस्टिव, वही कंडक्टेंस जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, वैसे ही कपा जो होता है रजिस्टिविटी का उल्टा होता है, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। ठीक है, तो कपा इज इक्वल टू, रजिस्टिविटी की फॉर्मूली वैल्यू दे रखी है आप लोग इधर से, तो 1 बाय, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, आर इंटू ए बाय एल। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 बाय आर इज इक्वल टू एल बाय ए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 बाय आर क्या होता है, कंडक्टेंस, और एल बाय ए तो ये तो हो ही गया, एल बाय ए क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा ए बाय एल को सेल कांस्टेंट नहीं बोल सकते, हमेशा एल बाय ए, बच्चे ए बाय एल को सेल कांस्टेंट बोलते नहीं, एल बाय ए ही सेल कांस्टेंट होगा। अगर कुछ और ले रहे हो तो मतलब गलत चल रहा है, कुछ और ले रहे हो तो ये अपना जो हो जाएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये एल बाय ए की वैल्यू जो होती है वो सेल कांस्टेंट होती है। अच्छे से समझो, एल बाय ए तो मतलब अपना क्या हो गया, एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, इसको थोड़ा रब कर देता हूं, क्या, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ये वाले फॉर्मूले काम आएंगे, मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। अच्छा इसकी यूनिट देखो, कंडक्टेंस यहाँ पे यूनिट लिख के बता रहा हूँ, यूनिट में आप लोगों को यहाँ पे लिख के या नीचे लिख के बताऊंगा, नीचे मैं नीचे लिख के बताता हूँ। चलो इसकी यूनिट देखो, कपा, कंडक्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स,
भाई यही तो बचा, यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ C इंटू एल बाय ए। देखो कंडक्टेंस की यूनिट क्या थी आप लोगों की, रेजिस्टेंस का उल्टा, या तो ओम इनवर्स लिख रहा हूं, ओम इनवर्स, ठीक है। और एल बाय ए देखो सेंटीमीटर अपन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर लिया तो सेंटीमीटर में, या फिर मीटर में लेंगे, भाई सेल मैंने बड़ा ले लिया तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और एसआई यूनिट जो होती है कपा की वो होती है सीमेंस मीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर, ये एसआई यूनिट है, ये स्टैंडर्ड है, SIMENS सीमेंस, ठीक है। ये तुम लोगों को एग्जाम में यूनिट का गेम एमसीक्यू में आराम से पूछा जा सकता है, क्लियर है, ओके। वही अगर मैं कपा की बात करूं, वही देखो इसे रब करते हैं आगे, अगर मैं बोलूं क्या कि कपा इज इक्वल्स टू C इंटू एल बाय ए है, और एल बाय ए वापस तो अपन बोलूं क्रॉस सेक्शन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले लो या 1 मीटर ले लो, या ए की वैल्यू ले ली 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कापा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना था 1 ml, L इंटू ए कितना था 1 सेंटीमीटर क्यूब विच इज 1 ml मिलीलीटर। ये चीज याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी कि 1 ml के अंदर कितना रेजिस्टेंस है वो उसकी क्या है रेजिस्टिविटी है, 1 ml के अंदर कितना रेजिस्टेंस है वो उसकी रेजिस्टिविटी। अब मैं बोल रहा हूं कंडक्टिविटी, 1 ml के अंदर कितना कंडक्टिविटी है, कितना कंडक्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टेंस ऑफ। देखो सीधा सीधा याद कर लो, जिसको कंफ्यूजन हो याद कर लो कि कंडक्टिविटी क्या होती है, कपा इज इक्वल टू 1 ml के अंदर कितना कंडक्टेंस है वो कंडक्टिविटी है, और 1 ml में याद रखना 1 ml, अगर तो कुछ और सोचोगे तो कहानी गड़बड़ा जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का कंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है, या कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको बोलते हैं कापा को लिख लेना, कापा को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस या फिर इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, एक और इसका नाम है कंडक्टिविटी, नोट कर लो ये वाली चीजें। और देखो ये वाली चीजें बुक में इस तरीके से दे रखी है, बहुत शॉर्ट में समझा रखा है, वहां से लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आने में दिक्कत आएगी डेफिनेटली, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, कैसे कैसे डील करना है, क्या करना है, ठीक है, ओके। अब देखो एक आधा न्यूमेरिकल करा के देखते हैं। मुझे एक सेल दे रखा है, ठीक है, मुझे उसकी एल की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, मीटर में ले लो, क्वेश्चन में डिपेंड करता है, क्वेश्चन समझो एक रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। ए जो दे रखा है सपोज मुझे दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे उसका जो दे रखा है कंडक्टेंस, हाँ मुझे रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 ओम दे रखा है। आप लोगों को क्या निकालना है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालना है, क्या निकालना है कापा निकालना है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, देखो इस तरह का न्यूमेरिकल। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, कपा इज इक्वल्स टू अपना क्या है कंडक्टेंस, याद रख लेना ऐसे फॉर्मूला, ठीक है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इनटू क्या दे रखा है सेल कांस्टेंट। अब प्रॉब्लम है सेल कांस्टेंट तो अपने पास पता है C इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट L बाय ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी L की जगह सीधा सीधा लिख दो, लेकिन C का क्या करें, अब देखो C जो होता है वो क्या होता है इक्वल्स टू 1 बाय R होता है, C इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय R, तो C को मैं देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 1 बाय R। ये वाला क्वेश्चन बच्चों से होता ही नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है, 1 बाय R की वैल्यू कितनी दे रखी है, हंसो मत तुम्हारा नंबर भी आएगा जब देख लेना,
L कितना दे रखा है आप लोगों को 2 और ये कितना दे रखा है 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कापा इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 2/4 1/2 1/200। इसकी यूनिट जो थी वो आप लोगों की थी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स को सॉल्व कर लो और अच्छे से, तो तुम्हारा 1/200 0.005, ठीक है, ये हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से, ठीक है, ये वाला अपना मैंने कंडक्टिविटी बताया, मेटेलिक कंडक्टर बताया, इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में कुछ बताया और ये फॉर्मूले। देखो ये वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ये वो सेक्शन है बच्चों को फैराडे और नस्ट आता है, अभी बोल रहा हूँ, लेकिन ये वो सेक्शन है जो बच्चों को नहीं आता है, ठीक है। मैं पूरा नेक्स्ट टाइम पे आपको मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और उसको डिराइव कैसे करेंगे उसके फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।